गुड मॉर्निंग मित्रों। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चकिया रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चकिया रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। और कई दिनों तक लगी भित्त पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ये जो पंक्तियाँ हैं अकाल की विभीषिका का वर्णन करने वाली हमारे काव्यवर कवि शिरोमणि नागार्जुन जी की पंक्तियाँ हैं, और उन्हीं की पंक्तियों को लेकर मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। और ये फसल कविता है। फसल कविता के बारे में आप समझ लें कि फसल होती क्या है। नागार्जुन जी के विचार अनुसार उनकी क्या विचार करते हैं, तो फसल शब्द सुनते ही आप खेतों में लहलहाने वाली फसल आँखों के सामने आ जाती है। परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इससे बताया है नागार्जुन जी ने अपनी कविता फसल में। ये कविता ये भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य की सहयोग से ही सृजन संभव है। मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को और प्रभावशाली बना देती है। कहना न होगा, ये कविता हमें उपभोक्ता संस्कृत के दौर में कृषि संस्कृत के निकट ले जाती है। तो फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आँखों के सामने आ जाती है। परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। ये कविता ये भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा में और लय कविता को और प्रभावशाली बना देती है। तो आइए आप नागार्जुन के कविता आप सुनेंगे, शब्दार्थ बताएंगे, भावार्थ बताएंगे, प्रश्नोत्तर बताएंगे, और उसके बाद में आपको एक्टिविटी बताएंगे, गतिविधि बताएंगे। तो नागार्जुन जी के बारे में संक्षिप्त परिचय जरा जान लें 1-2 मिनट में। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में भी, फिर अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए। देखिए 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौटे। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगी आँखों वाली, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कुरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली की 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनैतिक सक्रियता के कारण उन्हें आगे अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाली नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में
वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय है। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलनकारी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी रचना की। तो ये आपको नागार्जुन जी का संक्षिप्त परिचय बताया। अब आए फसल के बारे में जरा सोच लें। फसल है क्या? एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का। तो देखिए, आप शब्दार्थ पढ़ लें कविता के बारे में। आप देखिए, फसल देखिए, फसल में जो आपने फसल है क्या? फसल क्या है? फसल देखिए, फसल मिट्टी का गुणधर्म है। फसल क्या है? मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? मिट्टी में जो लौह तत्व होते हैं, जिंक होता है, आयरन होता है, जिससे कि मिट्टी सजीव होती है, नाइट्रोजन होता है। इसलिए कभी कभी DAP डालते हैं, कभी रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, जो मिट्टी को मृत बनाने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए सजीव मिट्टी रखिए। सजीव मिट्टी के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनिक खेती करनी पड़ेगी। उसमें केंचुओं का समावेश करना पड़ेगा, उसमें हरी कंपोस्ट खाद डालनी पड़ेगी, उसमें बिछाना पड़ेगा। जो कूड़ा करकट है उसको बिछाएंगे, पानी भरेंगे, तो वो उसी में कंपोस्ट खाद बनती रहेगी। और उसमें मिट्टी को सजीव करने के लिए आपको ऑर्गेनिक खेती की ओर जाना पड़ेगा। रासायनिक खेतों में इतना प्रयोग हो चुका है कि मिट्टी सजीव न हो करके मृत हो गई है। इसलिए जब आप खेती करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मिट्टी को सजीव करें। सजीव करने का अर्थ है उसमें हरी कंपोस्ट खाद जैसे सनई है और ढेंचा है, प्रति वर्ष उसमें बोने का कार्य करें। और फसल चक्र अपनाएं। जैसे नाइट्रोजन के लिए आपको बीच बीच में मूंग दाल है, उड़द दाल है, इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि उसमें जो पत्तियां हैं वो गिरेंगी और कंपोस्ट खाद का निर्माण करेंगे। और जो नाइट्रोजन फिक्सेटिव पाया जाता है, राइजोबियम, उसकी जड़ों में वहीं रह जाता है, तो खेत की उर्वरक क्षमता प्राकृतिक रूप से बढ़ती है और मिट्टी सजीव होने लगती है। सजीव का अर्थ मिट्टी में जो जिंक है और आयरन है, कैल्शियम है, इसकी भरपूर मात्रा जब आप करेंगे तो वहाँ मिट्टी की फसल अच्छी होगी। अन्य शब्दों में, लाक्षणिक शब्दों में, यही मनुष्य के बच्चों में, प्राणियों के बच्चों में भी लागू होता है कि जब आप शुरू से बच्चे की देखरेख करेंगे तो बच्चा आगे चल करके एक उच्च कोटि का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व पाकर समग्र विश्व का कल्याण करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिस तरह फसल के माध्यम से आप जब लाक्षणिकता में जाएंगे तो ये प्राणी मात्र के विकास की बात करता है। एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों की पानी का जादू है। फसल एक नहीं, अनगिनत नदियों की जल का जादू है। और वो जब आप सींचेंगे, खेत को सींचेंगे, तो वो पानी अमृत का कार्य करता है पौधों के लिए, और
इसीलिए कहा गया है नदियों की जल का जादू कहा गया है, क्योंकि नदियों का जल शुद्ध होता है और वो सारी चीज़ लिए हुए होता है जो कि पौधों के विकास के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और फसल आपकी लहरा जाती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोट कोट हाथों के स्पर्श की गरिमा है। और कभी कहता है आगे, एक नहीं, दो के नहीं, लाख लाख हाथों का स्पर्श है। किसान ग्राम देवता को नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, तुमने सोने चांदी से नहीं किंतु मिट्टी से किया है प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। क्यों? जो किसान है वो मिट्टी को उर्वरक बनाता है और हाथों से, अपने हाथों से फसल को संवारता है और उसकी उस स्पर्श की गरिमा है, उस किसानों की मेहनत का फल है फसल। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। और कब कहता है एक नहीं, दो नहीं, अनेक हजारों खेतों में जो मिट्टी पाई जाती है, कहीं काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं भुरभुरी मिट्टी पाई जाती है, तो उन मिट्टी का गुणधर्म, उन जो मिट्टी में जो लौह तत्व पाए जाते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो फसल को बढ़ाने के लिए पर्याप्त होते हैं, उनका गुणधर्म होता है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। वह कभी कहता है आगे, फसल और कुछ नहीं है, वो है ये जो भारत में बहती हुई नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, चेनाब, झेलम, नर्मदा, सोनभद्र, ये सब नदियों का जादू है। जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वहाँ से इनका पानी खेतों की सिंचाई के लिए कार्य आता है। हाथों के स्पर्श की महिमा है और ये जो किसान अच्छी तरह से फसल पालते हैं, उगाते हैं, उनका विकास करते हैं, उनके हाथों का ये बड़प्पन है कि वो इस तरह से देखरेख करते हैं। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कहीं भूरी मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं संदली मिट्टी है। इन सब मिट्टी के प्रकारों में गुणधर्म जो पाया जाता है, जो खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो लौह तत्व पाए जाते हैं, जो कैल्शियम पाया जाता है, उसका ये किसमें रूपांतर हो जाता है, किसमें बदल जाता है? फसल में बदल जाता है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का। जब सूरज की किरणें फसल पर पड़ती हैं तो वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया से फसलें अपना भोजन बनाना शुरू कर देती हैं। क्लोरोफिल होता है पौधे के अंदर, जो हरा हरा तत्व दिखता है पौधों में, और उसकी क्लोरोफिल उनको पोषक तत्व में बदलता है, बदलने का कार्य करता है। फोटोसिंथेसिस क्रिया कहते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण, सूर्य की रोशनी में पौधे अच्छी तरह से क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और जब हवा बहती है मंद मंद पवन, तो वो ही पौधों को आगे बढ़ने के लिए कार्य करती है। तो फसल, कवि के अनुसार फसल क्या है? फसल कई मनुष्यों की स्पर्श का जादू है, कई सूरज की किरणों का जादू है, कई प्रकार की मिट्टियों का जादू है, कहीं भूरी, कहीं काली, कहीं संदली मिट्टी का जादू है। हे ग्राम देवता नमस्कार, किसानों के स्पर्श की जादू है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? आवश्यक तत्व मिट्टी के तत्व, लौह तत्व, खनिज तत्व, जो कैल्शियम, जिंक जो पाया जाता है, नाइट्रोजन जो भूमि के अंदर जो पाया जाता है, उन तत्वों की बात कही गई। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? व्यक्त करना चाहता है ये है कि हमें अपने किसानों का आदर करना चाहिए। हे ग्राम देवता नमस्कार, क्यों? वही फसल को पैदा करते हैं और हम तक खाने के लिए अन्न उपलब्ध कराते हैं। तो इसलिए उनको, किसानों को महत्व देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। उनके लिए सरकारें विभिन्न प्रकार की योजनाओं से उनको मदद करना चाहिए।
और उन्हें विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि उन्नत खेती की जा सके। और मिट्टी को सजीव करने के लिए वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद बनाने के लिए सारी चीज़ें उनको मुहैया करानी चाहिए। भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। रूपांतर है सूरज की किरणों का। जब सूरज की किरणें पौधों पर पड़ती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधे भोजन बनाते हैं। पौधों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वह भोजन का बनाने का कार्य सूरज की किरणों की उपस्थिति में करता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और जब मंद मंद पवन बहती है तो वो पौधों को विकास करने में मदद करता है। रचना और अभिव्यक्ति गतिविधि 1। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। क्यों कहा है? देखिए, मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह से परिभाषित करेंगी। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस तरह प्रभावित करती है। मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी प्रकार के जीवन की संभव कल्पना की जा सकती है। मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। 4 एक्टिविटीज़ आपको दिए। और देखिए, ये जो भाषा है, भाषा बहुत ही सरल है, प्रवाहमय है और भावपूर्ण है। नागार्जुन जी की कविता फसल आपने सुनी, इसके लिए आपको और आपके अभिभावकों को कोटि कोटि धन्यवाद। बने रहिए डॉक्टर संतोषी लाल कमल के साथ। आज 25 जून 2020 आपने हमारा वीडियो देखा। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सजेशन भेजें ताकि मैं नए नए वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा सकूं अच्छी तरह से। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी।